ना, तो आप इनका छोटा सा डायपोल मोमेंट मुझे बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। आप क्या बोलोगे कि साहब डी क्यू इंटू सेपरेशन बिटवीन देम दैट इज आर। अच्छा, अब अगर मैं डी क्यू का वैल्यू पुट करूं तो यहां से पुट कर सकता हूं, कितना होगा 2q बाय पाई आर डी थीटा हो जाएगा। तो ये रखा हुआ है, दूसरा वाला भी वाई एक्सिस के अलॉन्ग रखा हुआ है, तो इनका जो मैग्नीट्यूड आएगा रिजल्टेंट वो भी इसी के प्लेन में आएगा, एक्स वाई प्लेन, जेड एक्सिस के अलॉन्ग नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं देखूं एंगल, ये पूरा 60, ये पूरा करने वाले हैं अपना इलेक्ट्रिक डायपोल। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में हम जानते हैं। तो डायपोल का मतलब क्या होता है, डाय मतलब दो, पोल मतलब एंड, इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज। तो दो एंड पर दो चार्ज हो तब क्या बन जाता है, हमारा डायपोल बनता है। अच्छा, दो चार्ज हो तो वो कैसे होने चाहिए, दो चार्ज होने चाहिए इक्वल मैग्नीट्यूड के, इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ साथ उनका नेचर क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। मतलब एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, और उनका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर Q है तो ये भी Q, ये 2Q, ये 2Q, जितना भी मैग्नीट्यूड हो दोनों का क्या हो, सेम हो। और उनके बीच का जो सेपरेशन है, उनके बीच का जो डिस्टेंस वो बहुत 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 ज़्यादा छोटा होना चाहिए, तब क्या बनता है, हमारा एक इलेक्ट्रिक डायपोल बनता है। और इसका सेपरेशन हम कितना ले रहे हैं, लेट से हम इसको ले लेते हैं 2a। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं, तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन होता है, इट इज अ पेयर ऑफ टू charges of equal magnitude and opposite nature separated by a very small डिस्टेंस। जब दो अलग अलग नेचर के चार्ज बहुत और सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज बहुत छोटे छोटे सेपरेशन पर हो तो उसे क्या बोल देते हैं, उसी को बोल देते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। अच्छा, इलेक्ट्रिक डायपोल का अगर कोई कल के दिन को आपसे पूछता है, भाई साहब इसका नेट चार्ज बताइए कि डायपोल का नेट चार्ज कितना होगा, तो आप बता सकते हैं इजीली कि भाई ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो नेट चार्ज हो जाएगा जीरो। बट नेट चार्ज जीरो होने का मतलब ये कभी भी मत बोलना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हम एक इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से कैलकुलेट करेंगे, बट अगली क्लास में कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए उसका अगला भाग आप देखेंगे। ठीक है, तो नेट चार्ज कितना रहेगा, नेट चार्ज रहेगा जीरो। इसके बाद हमें क्या जानना है, इसके बाद हमें जानना रहता है डायपोल मोमेंट, कि डायपोल मोमेंट क्या होता है। तो डायपोल मोमेंट का सिंपल सा डेफिनेशन है भाई साहब, डायपोल मोमेंट क्या होता है, डायपोल मोमेंट कि जो हमारा चार्ज है, जो हमारे चार्जेस का ये पेयर है, इसमें से किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लो, इनके बीच के सेपरेशन से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन जाएगा, हमारा डायपोल मोमेंट बन जाएगा। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं पी से। मैंने क्या बोला, किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड उसको मल्टीप्लाई करवा दो इन दोनों के बीच के सेपरेशन से, तब ये क्या बन जाता है, डायपोल मोमेंट बन जाता है। कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ either charge and the separation between the two charges, उनके बीच का जो सेपरेशन है उससे उसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, डायपोल मोमेंट। कैसी क्वांटिटी है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन होगा, तो इसका डायरेक्शन हमेशा किधर से किधर होगा, इसका डायरेक्शन होगा ऑलवेज नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। डायरेक्शन इज नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इसका डायरेक्शन हम बनाएंगे कि भाई अगर ये हमारा डायपोल है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, सेपरेशन 2 है, तो इसमें जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो जाएगा वो किधर हो जाएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब टुवर्ड्स राइट, ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन रहेगा। अच्छा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिखेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला भी आप लिख सकते हैं इजीली। जब आपके पास फॉर्मूला है उसका तो आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिख देंगे। क्या लिखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला, चार्ज का हो गया क्यू और ये सेपरेशन मीटर, सो ये हो जाए, सॉरी ये यूनिट लिखेंगे यहाँ पर, है ना, डायमेंशनल फॉर्मूला बाद में, पहले यूनिट लिखेंगे। अगर यूनिट लिखेंगे तो यूनिट कितना हो जाएगा, यूनिट होगा कूलॉम मीटर, चार्ज का यूनिट होता है कूलॉम, और सेपरेशन यानी डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। यहीं से आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिख देंगे। क्या हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला, ये हो गया लेंथ L और ये चार्ज का मालूम है आपको AT, सो ये कितना हो जाएगा LAT। ठीक है साहब, तो ये हो गया हमारी डायपोल के बारे में बात और डायपोल मोमेंट के बारे में बात। अब आता है अपने आप
अपने पास क्वेश्चंस के क्वेश्चन किस किस तरीके के डायपोल मोमेंट पर बन सकते हैं और उनको कैसे कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आप इधर देखेंगे, क्या है भाई साहब क्वेश्चन? क्वेश्चन मैंने ये बोला कि भाई ये चार्ज है प्लस q, ये चार्ज है -2q और ये चार्ज भी है प्लस q। इनके बीच का सेपरेशन ये a है, इनके बीच का सेपरेशन भी ये a है। तो बताइए नेट डायपोल मोमेंट कितना होगा? आपको बताना है नेट डायपोल मोमेंट कितना होगा। ठीक है, डायपोल मोमेंट बताना है तो आपको पहले डायपोल पता होना चाहिए। डायपोल में क्या होते हैं? इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट नेचर की चार्ज। बट यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ तो ये तो प्लस q और ये -2q है, इधर भी ये प्लस q और ये -2q है। अगर मैं इसको ले लेता हूँ तो ये भी डायपोल नहीं बन रहा, इसको ले लेता हूँ तो ये भी डायपोल नहीं बन रहा। बट अगर मैं इस -2q को, इस डायग्राम को मैं यहाँ पर बनाऊंगा, अगर मैं इस -2q को अलग अलग डिवाइड करके दोनों को -q चार्ज दे देता हूँ, मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ये मैंने एक -q बनाया, मैंने एक ये -q करा और ये इस प्लस q के साथ जोड़ दिया और इसको इस प्लस q के साथ जोड़ दिया। तो अब क्या ये डायपोल बन गए या नहीं बन गए? बिल्कुल बन गए। अब जब ये डायपोल बन गए तो इनका डायपोल मोमेंट भी होगा। अब डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है? चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन देम। इनके बीच का सेपरेशन हम कितना ले रहे हैं? यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है। चार्जेस कितने कितने? q है। तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट कितना बन जाएगा? p इक्वल्स टू q। डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब ये इधर की तरफ होगा। इस वाले केस में क्या हो जाएगा? इस वाले केस में p इक्वल्स टू q हो जाएगा। डायरेक्शन किधर की तरफ? ऊपर की तरफ। तो हमारे पास दो वेक्टर आए, इधर भी p वेक्टर, इधर भी p वेक्टर, इनके बीच का एंगल 90। जब इनके बीच का एंगल 90 हो गया तो इनका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? इनका रिजल्टेंट हो जाएगा √2p और p की जगह क्या लिख देंगे हम? qa। तो ये बन जाएगा हमारा नेट डायपोल मोमेंट और ये एंगल बाइसेक्टर पर जाते हुए रहेगा। क्लियर है बात? इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखेंगे डायपोल मोमेंट, ट्राई करेंगे। मैं क्या कह रहा हूं कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसकी साइड मान लो लेट से ये ए है, यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है, कितना है? ये है -2q। यहां पर ये एक चार्ज रखा हुआ है, ये कितना है? +q। यहां पर ये एक चार्ज रखा हुआ है, ये भी कितना है? +q। तो आपको फिर से वही बताना है नेट डायपोल मोमेंट कितना होगा। नेट डायपोल मोमेंट कितना होगा, इसको सॉल्व करें और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। कमेंट बॉक्स में इसका फटाफट आंसर आप लोग खुद बताएंगे, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं। सेम यही कॉन्सेप्ट पर इसको सॉल्व करना है। हिंट दे देता हूं, यहाँ पर इस -2q को ब्रेक कर देंगे, -q + q बन जाएगा, -q + q बन जाएगा। फिर उसके बाद आप अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए। आ रहा है आंसर बता दो, नहीं आ रहा है तो बता दो कि नहीं आ रहा है आंसर। मैं सॉल्व करके एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बना दूंगा इसका। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भाई साहब? क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि भाई साहब ये अपना ये x डैश है, ये y डैश है और एक ये डायपोल रखा हुआ है -q और +q चार्ज का, और एक ये डायपोल रखा हुआ है अलोंग y एक्सिस, ये -q ये +q। इनके बीच का सेपरेशन वही ले लो, ये a है और ये वाला भी सेपरेशन a। ठीक है जी। और ये वाला तीसरा एक्सिस हो गया z एक्सिस, ये z डैश एक्सिस हो गया। तो आपको करना क्या है? अच्छा, इसमें एंगल भी दिया है, ये जो एंगल है इन दोनों के बीच का, ये वाला एंगल, दिस इज 120 है ना। ये एक डायपोल ये हो गया, ठीक है, एक डायपोल अलोंग y एक्सिस हो गया। तो इनके बीच का एंगल अगर 120 है तो आप नेट डायपोल मोमेंट बताइए, क्या फाइंड करना है आपको? फाइंड वही अपना नेट डायपोल मोमेंट और डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू x एक्सिस। x एक्सिस के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन कितना होगा, मतलब एंगल कितना होगा x एक्सिस से डायपोल, नेट डायपोल मोमेंट का। तो देखिए भाई, पहली बात तो इनके क्या करो, अलग अलग डायपोल मोमेंट निकाल लो। दोनों के डायपोल मोमेंट क्या होंगे? सेम ही होंगे, क्योंकि चार्जेस भी सेम है और इनके बीच का सेपरेशन भी सेम है। मैं इस वाले को बोल दे रहा हूँ डायपोल 1, इस वाले को बोल देता रहा हूँ मैं डायपोल 2। ठीक है जी। तो अब अगर मैं डायपोल लिखता हूँ, डायपोल मोमेंट लिखता हूँ 1 के लिए, तो 1 के लिए कितना हो जाएगा? चार्ज इंटू सेपरेशन। ऐसे 2 के लिए लिखूंगा तो कितना हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इंटू सेपरेशन। अब अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूं तो भाई P1, जो P1 है वो तो इधर की तरफ आ रहा है और P2 कहाँ जा रहा है? P2 जा रहा है इस तरीके से, ये जा रहा है P2। ठीक है जी, ये P1 हो गया। इनके बीच का एंगल कितना है? एंगल इज 120 डिग्री।
अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ ये भी QA है, ये जो P1 है इसका वैल्यू भी कितना आ रहा है, QA आ रहा है, और ये जो P2 है इस P2 का वैल्यू भी कितना आ रहा है, QA आ रहा है। मतलब दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है 120 डिग्री के एंगल पर हैं, तो आपको याद होना चाहिए जो आंसर आएगा फाइनल वो भी कितना ही आएगा, QA ही आएगा, वही वेक्टर आएगा। नहीं याद है तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला तो एटलीस्ट याद होना चाहिए कि पी नेट इक्वल्स टू मैं क्या लिख दूंगा, अंडर रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस थीटा। वैल्यूज लगाएंगे यहाँ पर, अंडर रूट P1 का वैल्यू कितना हो गया, QA, सो QA स्क्वायर प्लस QA स्क्वायर और प्लस यहाँ पर करेंगे 2QA इंटू QA और कॉस 120, 120 कितना होता है, 120 इज कॉस 120 इज -1/2, कॉस 120 कितना हो जाएगा, -1/2। यहाँ पर लगाएंगे -1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, माइनस QA का होल स्क्वायर, QA मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो एक QA स्क्वायर से एक QA स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ मैं, बचा क्या अंडर रूट QA का स्क्वायर, तो इसको भी यहाँ से हटा दूँ तो क्या बचेगा, QA मेरे पास बच जाएगा, ये आ जाएगा नेट डायपोल मोमेंट। ये क्या आ जाएगा, नेट डायपोल मोमेंट। और ये नेट डायपोल मोमेंट होगा कहाँ, नेट डायपोल मोमेंट होगा भाई इसका एंगल बायसेक्टर पर। कहाँ पर होगा, एंगल बायसेक्टर पर होगा। एंगल बायसेक्टर पर होगा मतलब ये इधर से भी 60 डिग्री बनेगा और ये इधर से भी कितना बनेगा, इधर से ही बनेगा आपका 60 डिग्री। ये कितने कितने एंगल पर होगा, ये 60 डिग्री के एंगल पर होगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ तो ऐसा आ रहा होगा, ठीक है, XY प्लेन में आएगा, कभी Z एक्सिस के अपोजिट कर दो, है ना, XY प्लेन में आएगा, क्योंकि ये देखो ये जो रखे हुए हैं डायपोल, ये कैसे रखा हुआ है, ये भी XY प्लेन में ही रखा हुआ है, दूसरा वाला भी Y एक्सिस के अलॉन्ग रखा हुआ है, तो इनका जो मैग्नीट्यूड आएगा रिजल्टेंट वो भी इसी के प्लेन में आएगा, XY प्लेन में, Z एक्सिस के अलॉन्ग नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं देखूं एंगल, ये पूरा 60, ये पूरा 120 है, तो ये वाला कितना बनेगा, ये बनेगा 60 डिग्री, और ये भी कितना बनेगा 60 डिग्री। मुझे एंगल कहाँ से चाहिए, मुझे चाहिए एंगल X एक्सिस से, तो X एक्सिस से ये पूरा कितना होगा 90 में से 60 गए, कितना बचेगा 30 डिग्री। तो X एक्सिस से एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा अगर मैं लिखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ पर जो नेट डायपोल मोमेंट आया QA वो कितने पर आया, 30 डिग्री पर आया अपना नेट डायपोल मोमेंट। क्लियर है बात। चलिए ये तो हो गया डायपोल मोमेंट जब आप फाइंड कर रहे हैं पॉइंट चार्जेस के लिए। अब अगर पॉइंट चार्ज की जगह डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज हो तब आप डायपोल मोमेंट कैसे फाइंड करें। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि भाई मान लो ये क्या हो गया, ये क्वार्टर आर्क हो गया, इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है सारे में, इसको ध्यान से सुनना और मैं भी आराम से समझाऊंगा, ठीक है। और इसके सेंटर पर यहाँ पर ये नेगेटिव Q चार्ज है, ये पॉजिटिव Q चार्ज है, ये टोटल चार्ज पॉजिटिव Q है इतनी आर्क पर, ठीक है जी। अब हमें बताना क्या है, हमें बताना है वही अपना फाइंड डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट हमें फाइंड करना है इस गिवन कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ठीक है जी। अब ये रेडियस मान लो कितना है, ये रेडियस जो है r है, ये रेडियस कितना है, ये रेडियस r है, तो बताइए डायपोल मोमेंट कितना होगा। अब पहली बात, डायपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर की वेक्टर, तो आपको मालूम है वेक्टर कैसे करते हैं। अगर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज हो तो अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह सब आप फाइंड करते आए हैं, तो उसमें क्या करते थे, उसमें जो डिस्ट्रीब्यूटेड पार्ट है उसमें से एक छोटा सा एलिमेंट लेते थे, उस छोटे से एलिमेंट के लिए वैल्यू पता करते थे, फिर हम क्या करते थे इंटीग्रेशन करके ऐड करते थे। बट उससे पहले भी ये देखते थे क्या एलिमेंट चेंज करने पर उस वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अगर डायरेक्शन चेंज होती थी तो हम कंपोनेंट ब्रेक करके देन उसको इंटीग्रेट करते थे, ऐड करते थे। तो सेम प्रोसेस हमें वही यहाँ पर करना है। हम क्या करते हैं, हम इस एक्सिस से इस पर थीटा एंगल पर जाकर ये एक छोटा सा डी थीटा एंगल का एक आर्क ले लेते हैं, ठीक है। इस एक्सिस से थीटा एंगल पर जाकर डी थीटा एंगल का एक छोटा सा आर्क ले लेते हैं और इस छोटे से आर्क में मान लेता हूं मैं जो चार्ज है वो DQ है। वो चार्ज कितना है, DQ चार्ज। अच्छा, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड कहाँ है, अलॉन्ग द सर्कमफेरेंस, है ना, इस लाइन के अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस DQ को क्या लिखेंगे, इस DQ को लिखेंगे हम लैम्डा DL, ये तो लिखेंगे। ये कहाँ पर है, अलॉन्ग द लाइन डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस तरीके सर्कमफेरेंस पर डिस्ट्रीब्यूटेड था ना, तो अलॉन्ग द लाइन डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसको क्या बोलेंगे, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन में लीनियर चार्ज डेंसिटी आ गया लैम्डा। ये लेंथ कितनी ले रहा हूँ मैं, ये जो एलिमेंट लिया है इसकी लेंथ में DL ले रहा हूँ, कि DL लेंथ का ये आर्क है अपना, DL लेंथ का कितना एंगल बना रहा है, डी थीटा एंगल बना रहा है। तो
तो अगर ये डी एल लेंथ का आर्क है जिसका चार्ज डी क्यू है, ठीक है, जिसका चार्ज डी क्यू है, तो क्या लिखूँ हम, डी क्यू इक्वल्स टू लिखूँ लैम्बडा डी एल। लैम्बडा क्या हो गया, उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी। अच्छा अब लैम्बडा क्या लिखूँ, अगर मुझे चार्ज डेंसिटी लिखना है यहाँ पर, तो लैम्बडा क्या लिखते हैं हम, लैम्बडा लिखते हैं टोटल चार्ज अपॉन में टोटल लेंथ। अब यहाँ पर टोटल चार्ज कितना है, क्यू है, तो क्यू हो जाएगा अपॉन में टोटल लेंथ। अब ये टोटल लेंथ कितना बन जाएगा, अगर मैं इस टोटल लेंथ की बात करूं, इस लेंथ की बात करूं, इस आर्क की लेंथ की, तो आपको फॉर्मूला मालूम है कि लेंथ ऑफ आर्क जो होता है, कि लेंथ ऑफ आर्क जो होता है वो होता है रेडियस मल्टीप्लाइड बाय एंगल। रेडियस को एंगल से मल्टीप्लाई कर तो आपको आर्क का लेंथ मिल जाएगा। तो यहां पर भी तो मुझे लेंथ ही चाहिए इसका, तो लेंथ कितना होगा इसका एंगल लो पूरा, इस पूरे की बात कर रहा हूं मैं, इस पूरे की बात कर रहा हूं मैं, ठीक, क्योंकि टोटल चार्ज ले रहे हैं, टोटल चार्ज ले रहे हैं तो लेंथ भी तो टोटल ही लेंगे। तो यहां पर लेंथ ऑफ आर्क कितना होगा, रेडियस आर इंटू एंगल कितना हो गया, पाई बाय 2। तो यहां पर क्या लिख सकता हूं मैं, आर इंटू पाई बाय 2, या फिर ये 2 कूद कर पहुंचेगा ऊपर, सो लैम्डा विल बिकम 2q बाय पाई आर। ये क्या बन गया, ये बन गया अपना लीनियर चार्ज डेंसिटी। अच्छा इस लैम्डा का वैल्यू यहाँ लगा दो, तो ये कितना हो जाएगा, डी क्यू इक्वल टू हो जाएगा 2q बाय पाई आर। अच्छा डीएल क्या है, डीएल भी तो एक छोटा सा पार्ट है, इस आर्क का छोटा सा पार्ट है जिसकी लेंथ छोटी सी डीएल है। क्या इस छोटे से डीएल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रेडियस आर इंटू इसका छोटा सा एंगल डी थीटा। तो इस डीएल को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, इस डीएल को भी मैं लिख सकता हूँ आर डी थीटा। आर से आर कैंसिल होगा तो डी क्यू क्या बन जाएगा, ये बनेगा 2q बाय पाई डी थीटा। मतलब ये जो छोटा सा एलिमेंट मैंने लिया, इसमें चार्ज कितना लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं इसको 2q बाय पाई डी थीटा। अब आप कहोगे साहब ये बातें तो सही है, बट यहां पर जो चार्ज रखा हुआ है सेंटर पर वो माइनस क्यू है, बट डायपोल मोमेंट क्या होता है, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट नेचर। तो ये वाले मैग्नीट्यूड तो इक्वल होंगे नहीं, बिल्कुल इक्वल नहीं होंगे, तो मैं इसमें से भी क्या करता हूं, मैं इसमें से भी छोटा सा ही चार्ज लेता हूं, इतना ही है ना, इतने ही मैग्नीट्यूड का छोटा सा मैं नेगेटिव चार्ज लूंगा। तो क्या अब मैं अगर छोटा सा नेगेटिव चार्ज लेता हूं तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि भाई आप माइनस डी क्यू ले लो, यहां से भी, इससे भी छोटू सा चार्ज, इतने ही मैग्नीट्यूड का, और ये प्लस डी क्यू है ही, इनके बीच का सेपरेशन आर है ना। तो आप इनका छोटा सा डायपोल मोमेंट मुझे बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। आप क्या बोलोगे कि साहब डी क्यू इंटू सेपरेशन बिटवीन देम दैट इज आर। अच्छा अब अगर मैं डी क्यू का वैल्यू पुट करूं तो यहां से पुट कर सकता हूं, कितना होगा 2q बाय पाई आर डी थीटा हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये अपना इस छोटे से एलिमेंट और इस नेगेटिव में से भी छोटा सा पार्ट अगर मैं ले लेता हूं चार्ज का, तो उसकी वजह से छोटा सा डायपोल मोमेंट आ गया। अब देखते हैं, क्योंकि डायपोल मोमेंट तो वेक्टर इंटीग्रेशन करेंगे, बट उससे एक बार चेक करेंगे उससे पहले, क्या इस एलिमेंट को अगर मैं चेंज करता हूं, क्या डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन चेंज होगा। यहां पर डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, इस तरीके से, ये होगा डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव। बट अगर मैं एलिमेंट चेंज कर देता हूं, मैं एलिमेंट यहां पर ले लेता हूं, ये छोटा सा एलिमेंट लिया अगर मैंने, अब अगर ये एलिमेंट है तो इसका डायपोल मोमेंट तो इधर होगा। तो मतलब एलिमेंट चेंज करने पर डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, एलिमेंट चेंज करने पर वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे इसको वेक्टर में, इसके कंपोनेंट में इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो जब मैं इसके कंपोनेंट ब्रेक करूंगा तो देखो, अगर मैं यहां पर ले रहा हूं, अगर मैं यहां पर इसको ऐसे ले रहा हूं कि भाई साहब ये माइनस डी क्यू है, ये प्लस डी क्यू है, और ये अपना डी पी है, और ये कितने एंगल पर है, ये इस एक्सिस से थीटा एंगल पर है। तो अब इसके कंपोनेंट हम ब्रेक कर सकते हैं। क्या क्या कंपोनेंट होंगे, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले दो अलोंग एक्स एक्सिस, इसको लिख देता हूँ मैं पी एक्स, कितना हो जाएगा, ये अपना वेक्टर डी पी, तो डी पी कॉस थीटा, और इधर कंपोनेंट क्या आ जाएगा, वर्टिकल वाला, ये आ जाएगा पी वाई इक्वल्स टू डी पी साइन थीटा। तो ये अपने दो कंपोनेंट हो गए। अब कंपोनेंट आ गए, अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो चलिए अब अलोंग एक्स एक्सिस निकाल लेते हैं हम पहले हम क्या करते हैं, पहले हम डायपोल मोमेंट अलोंग एक्स एक्सिस निकाल लेते हैं। डायपोल मोमेंट अलोंग एक्स एक्सिस निकाल लेते हैं टोटल। तो कितना हो जाएगा, इसको क्या लिख देता हूं मैं, यहाँ पे डी पी एक्स लिख लो, है ना, क्योंकि छोटा सा पार्ट है ना,
डीपी के कंपोनेंट डी पी एक्स और डी पी वाई लिख रहे हैं। तो यहाँ पर जब लिखेंगे तो अब यहाँ हम नेट डायपोल मोमेंट लिख रहे हैं, तो अब पी एक्स लिखेंगे। इंटीग्रेशन क्या, छोटे छोटे एक्स कंपोनेंट को ऐड करना है। एक्स कंपोनेंट है कितना, डीपी कॉस थीटा, डीपी कॉस थीटा। डीपी है कितना, 2q बाय पाई आर डी थीटा, तो यहाँ पर वैल्यू लगा दो। सो पी एक्स इक्वल टू कितना होगा, 2q r बाय पाई डी थीटा कॉस थीटा एंड इंटीग्रेशन। ठीक, अब हमें दिख गया थीटा में वेरिएबल में इंटीग्रेशन हो रहा है, बाकी तो सब कांस्टेंट है, 2r पाई q सब कांस्टेंट है, तो इसको बाहर ले लो तो कितना हो जाएगा, पी एक्स इक्वल टू 2q r बाय पाई, ये बाहर आ गया। cos थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, cos थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा। अच्छा, आप कहोगे साहब लिमिट तो आपने लगाई नहीं, लिमिट लगा लो। लिमिट कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर एंगल कितना हो गया, यहाँ पर एंगल हो गया 0 डिग्री। यहाँ पर जाते जाते एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री यानी पाई बाय 2। तो यहाँ पर लिखेंगे 0 टू पाई बाय 2। लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 टू पाई बाय 2 अपना लिमिट हो गया, 0 टू पाई बाय 2, 0 टू पाई बाय 2। अब यहाँ पर भी लिमिट लगा दो 0 टू पाई बाय 2। जब यहाँ पुट करोगे थीटा की जगह पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 कितना हो गया 1 माइनस साइन 0, तो 1 माइनस 0 कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा। सो पी क्यू विल बी 2q, एक मिनट क्या लिख दिया मैंने, 2q r बाय पाई है यहाँ पर, 2q r बाय पाई। सो ये क्या आ गया, ये एक्स एक्सिस का लॉन्ग आ गया, मतलब इधर जो नेट डायपोल मोमेंट आया अलॉन्ग एक्स एक्सिस वो कितना आया, वो आया 2q r बाय एक्स। ठीक है साहब। अब ऐसे ही अब हम नेट डायपोल मोमेंट निकाल ले रहे अलॉन्ग वाई एक्सिस। डायपोल मोमेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस या वर्टिकल एक्सिस या वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, जब यहाँ लिखूंगा मैं पी वाई, वही इंटीग्रेशन पी वाई। अब लिमिट तो आपको पता ही चल गया, 0 से पाई बाय 2 लेना है, यहाँ वैल्यू लगाओ 0 टू पाई बाय 2, और पी वाई का वैल्यू क्या है, पी वाई का वैल्यू है डी पी साइन थीटा। अच्छा, डीपी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डीपी की जगह हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2, डीपी की जगह आएगा 2q r बाय पाई साइन थीटा और डी थीटा। यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे किसको, साइन थीटा को, ये सारा कॉमन बाहर चला जाए क्योंकि कांस्टेंट है, तो कितना हो जाएगा 2q r बाय पाई। साइन थीटा का इंटीग्रेशन आप जानते हैं कितना होता है, कॉस थीटा, तो लिख दो यहाँ पर कॉस थीटा, साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। यहाँ वैल्यू लगाओ, लिमिट लगाओ 0 टू पाई बाय 2। जब 0 टू पाई बाय 2 आप लिमिट लगाओ, पहले अपर लिमिट लगाओ, ये वाली वैल्यू पुट करोगे। सो माइनस कॉस पाई बाय 2, कॉस पाई बाय 2 0, तो ये वाली टर्म तो 0 होगी। फिर माइनस माइनस कॉस 0 है ना, 2 बार माइनस आएगा, इस तरीके से लगाएंगे लिमिट। जब लिखेंगे यहाँ मैं लिख देता हूँ 2q r बाय पाई, पहले आप ऊपर वैल्यू लगाएं तो माइनस कॉस पाई बाय 2, इस तरीके से लिखेंगे। देन माइनस साइन लगाएंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो यहाँ पर माइनस कॉस 0 लिखेंगे। अब देखो ये तो 0 हो जाएगा, कॉस पाई बाय 2 तो 0 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस होगा, कॉस 0 का वैल्यू 1 होगा तो ये प्लस 1 हो जाएगा। सो पी वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2q r बाय पाई। मतलब अब आपको पता चल गया कि अगर मैं देखता हूं इधर की तरफ, यहां से ये पॉइंट O ले रहे हैं हम, इसको मैं O बोल देता हूं, तो अगर मैं O से देखूं तो डायपोल मोमेंट एक एक्स एक्सिस का लॉन्ग होगा, जो कि कितना आया अपने पास, ये आया है पी एक्स इक्वल टू 2q r बाय पाई। सिमिलरली वर्टिकल एक्सिस में जा रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट जा रहा है, कितना जा रहा है ये पी वाई, ये जा रहा है सेम 2q r बाय पाई। ये तो दोनों सेम है, ये तो दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। अब इनका रिजल्टेंट निकाल दो, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे तो क्या हो जाएगा भाई, दोनों 90 डिग्री पर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, √2 टाइम्स कर देंगे। सो इट विल बी 2√2, इट विल बी 2√2q r बाय पाई, और कितने एंगल पर, 45 डिग्री पर। तो यहाँ पर नेट डायपोल मोमेंट कितना बना, सो पी नेट विल बी 2√2q r बाय पाई। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के लिए भी डायपोल मोमेंट फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है। आज की क्लास में इतना ही था। एक होमवर्क प्रॉब्लम के साथ मैं आपको छोड़कर जाऊंगा, उसको सॉल्व करके आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। तो बच्चों ये है आपका होमवर्क प्रॉब्लम, आप इसको पढ़ेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। एक बार मैं इसका हिंट देता हूँ। क्या कह रहा है, 3 पॉइंट चार्ज है, +q -2q और +q रखे हुए हैं। 3 पॉइंट पर पॉइंट दिए गए हैं आपको,
फिर कह रहा है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है, नेट डायपोल मोमेंट का कितना होगा। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसमें क्या कह रहा है कि अगर ये 3 चार्ज इस तरीके से रखे हुए हैं, ठीक है, कि 3 एक्सिस अपने पास, पहली बात तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये मैं ले लेता हूँ जेड एक्सिस, ठीक है, ये हो गया अपना जेड एक्सिस, ठीक है। अब इसमें पॉइंट रखे हुए हैं, पहला पॉइंट चार्ज क्यों है, प्लस क्यू, कहाँ रखा हुआ है, x0 y जेड जीरो, x0 y जेड जीरो, एक्स और जेड कंपोनेंट, एक्स और जेड एक्सिस पर नहीं है, सिर्फ y पर है, तो y पर आ गया a पर, ठीक है, कितना चार्ज, प्लस क्यू। फिर इसी तरीके से दूसरा जो है -2q, उसके लिए x0 y0 z0, तो यहां पर आ गया ये, यहां +2q है। इसी तरीके से तीसरे, सॉरी -2q है। इसी तरीके से तीसरे चार्ज की पोजीशन देखेंगे, उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, आप खुद इसका आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगली क्लास में, टाटा बाय बाय, सी यू।